So let's start lecture number 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर उसके बाद वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वी हैव डिराइव द गॉस लॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो गॉस लॉ हमने डिराइव किया था, एंड आफ्टर डिराइविंग द गॉस लॉ वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ in finding the electric field in a symmetric distribution of charges। और उसके अंदर एक और एप्लीकेशन होती है उसकी, इफ़ देर इज़ अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इनटू इट। सो उस एप्लीकेशन का आज एक पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे इसमें कि इफ़ देर इज़ अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सो विल अप्लाई द गॉस लॉ हेयर। सो गॉस लॉ वी हैव ऑलरेडी सीन के the electric flux across the electric flux across a closed surface is equal to the charge enclosed inside it divided by epsilon naught. So we have seen the statement of Gauss law. So we have already seen it multiple times. So in this lecture एक एप्लीकेशन हमारी रह गई थी गॉस लॉ की कि ये जब मेरा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दैट फाइंडिंग आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होगी तो फ्लक्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इन कम होगी और आउट फ्लक्स सपोज आई टेक दिस वन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, दैट मीन्स जो इन फ्लक्स इन हो रही है और यहाँ से जो फ्लक्स आउट हो रही है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग तो मेरा फ्लक्स नेट फ्लक्स आ रही होगी कुछ ना कुछ बाहर, बिकॉज आउट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन, बिकॉज फ्लक्स इज़ इक्वल टू योर ई डॉट डी एस। ठीक है, ये स्मॉल डी एस एरिया से अगर मैं चेक करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फ्लक्स आउट इज़ मोर देन फ्लक्स इन, और जब फ्लक्स आउट इज़ मोर देन फ्लक्स इन सो नेट फ्लक्स मेरी, हमने देखा था नेट फ्लक्स मेरी अगर पॉजिटिव है then there must be a charge inside. So we have to find out that charge distribution. What is that kind of charge distribution if we are having the varying electric flux? Varying electric flux, we can have the radial, we'll consider the radial variation like r square. We'll consider the Cartesian variation also. We'll see a few type of variation into it. ठीक है, इसके अलावा हम दो और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देख रहे थे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बिकॉज वी आर कवरिंग अप द स्फेयर्स एंड नॉन कंडक्टिंग एंड द इंसुलेटिंग स्फेयर्स कवर अप कर रहे हैं, और हमने वी हैव नॉट कवर्ड दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर बिकॉज हमने जो स्फेयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला था वी हैव डन इट इन द गॉस लॉ बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो फ्रॉम देयर इटसेल्फ ओनली वी आर बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन and spherical surfaces and the cylindrical surfaces। ठीक है, तो अब एक ये देखेंगे हम लोग, ऑलरेडी वी वर स्टडिंग इन द लास्ट लेक्चर, हमने रिंग के ऊपर देखा था और हमने एक स्लैब के ऊपर देखा था नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ स्फेयर देखेंगे, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इफ इट्स ऑन द वॉल्यूम, इफ इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस, इफ इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को हमसे पूछा जाएगा एंड विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक ये देखेंगे, वंस विल गो इनटू द क्वेश्चंस विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर का। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का ऑन द कंडक्टर्स। ठीक है, वेन एवर यू गिव अ चार्ज ऑन टू द कंडक्टर सो रिपेल करता है, वो सरफेस के ऊपर चार्ज चला जाता है। जब सरफेस के ऊपर मेरा चार्ज चला जाता है तो दैट मीन्स अभी भी उस पर एक जैसे सपोज एक एरिया के ऊपर कुछ एक चार्ज है, तो उस चार्ज के ऊपर भी तो कुछ एक फोर्स लग रही होगी बाकी सारे चार्जेस की वजह से। सो बिकॉज ऑफ दैट सम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ बिन क्रिएटेड, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग, विल स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी देख रहे थे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विल बिल्ड अप ऑन दैट। हम लोग पहले ये देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हियर, ओके, एंड देन लास्ट में इलेक्ट्रिक प्रेशर देखेंगे, राइट। सो लेट अस बिगिन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सिलेंडर है विच इज़ गिवन इन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, सो ये जेड एक्सेस के अंदर एक्सटेंड कर रहा है, माइनस जेड में एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ देयर इन एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे इसका ये है सर्कल, और ये माइनस जेड एक्सेस में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को दे रखा है इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है एंड यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म
लेंथ वाइज है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मेरा यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सो दैट विल बी सेम अलॉन्ग द लेंथ के अलॉन्ग सेम है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन. बट यहाँ पे दे रखा है मेरे को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वेरिंग एज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस फाई. तो ये जो मेरा सरफेस है ना, दिस सरफेस, ये जो लेटरल सरफेस आएगा मेरा, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ वेरिंग, बट लेंथ जो मेरा इस सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया वो लेंथ के ऊपर वेरी नहीं करेगा, लेंथ के ऊपर सेम रहेगा. बट यहाँ पे हर पॉइंट के ये सरफेस पे द चार्ज इज वेरिंग, एवरी पॉइंट दिस चार्ज इज वेरिंग. और वो कैसे चार्ज वेरी कर रहा है? विद दिस सिग्मा नॉट कॉस फाई से. So cos phi is the angle from here. So if this is cos phi from here, if this is phi, so how it is varying with the cos phi? So that means cos phi कैसे वेरी कर रहा है? cos phi अगर 0 है तो यहाँ पे मेरे मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा नॉट. अगर cos phi मेरा पाई है सो दिस पॉइंट पे, सो इट इज़ मिनिमम फील्ड इंटेंसिटी माइनस सिग्मा नॉट. सो पोलैरिटी इज़ ऑल्सो चेंजिंग. और धीरे धीरे जैसे मैं 0 से एंगल बढ़ा रहा हूँ, माई चार्ज डेंसिटी इज़ डिक्रीजिंग, और यहाँ पे आके माई चार्ज डेंसिटी विल गेट 0. ठीक है, 90 पे आके अगर मेरा cos phi में 90 डाल दूँ तो माई चार्ज डेंसिटी विल 0. सो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे है और नेगेटिव इस पॉइंट पे है, पॉजिटिव इस पॉइंट पे, और पॉजिटिव ये डिक्रीज़ करता करता यहाँ पे 0 चार्ज डेंसिटी हो रही है. ठीक है, फिर यहाँ से इंक्रीज़ होते होते मैक्सिमम यहाँ पे पहुँच रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर 0 यहाँ पे हो रही है, और फिर पॉजिटिव यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है. सो दैट्स हाउ द चार्ज डेंसिटी इज़ वेरिंग विद द cos phi. ठीक है. So now we have to find out the electric field because of the cylinder at the center here. यहाँ पे electric field निकालना है. ठीक है. So you have understood the question. Now we'll proceed. अब इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि this electric field is varying across this, ये जो ये surface के across, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक element यहाँ पे surface पे ले लेंगे, and this because इसके length के through तो vary नहीं कर रही, so we will विल टेक है एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेंगे एक ऐसी. ठीक है, इसकी वजह से विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम लोग इसको फाई को एट एन एंगल फाई लेंगे, और फिर एंगल फाई को विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से 2 पाई पूरा. ठीक है, 0 से 2 पाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे. पहले इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालते हैं, बिकॉज फाई के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है. तो यहाँ पे अगर ये फाई है तो इस फाई पे कुछ एक सरफेस, यहाँ पे ये जो सरफेस बन रहा होगा ds, इफ़ आई टेक दिस ये सरफेस, इस ds सरफेस पे कुछ ना कुछ मेरा चार्ज होगा. दैट सेम चार्ज विल बी स्प्रेडेड अक्रॉस दिस लेंथ. ठीक है, सो विल फाइंड आउट कि इस एलिमेंटल लेंथ, इस एलिमेंटल स्ट्रिप की वजह से व्हाट विल बी द चार्ज हियर. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द दिस लेंथ, तो ये हो गई मेरी, एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, इसका दिस इज़ माई इसका जो दिस लेंथ, इसकी जो विड्थ आएगी मेरी जो स्ट्रिप की, दैट इज़ आर डी थीटा. अगर ये डी थीटा है मेरा, सो दिस विल बी आर डी थीटा. ठीक है, इसकी ये विड्थ आ गई आर डी थीटा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बिकॉज वी नो कि एक लॉन्ग वायर की वजह से वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट इज़ लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है. विल फाइंड आउट द लैम्डा निकालते हैं इसका कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है. चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. ठीक है, अब इसका चार्ज निकालते हैं, इस वाले स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप पे कितना चार्ज है. ठीक है, विल फाइंड आउट दैट चार्ज हेयर. चार्ज कितना होगा इसका? चार्ज विल बी सिग्मा इंटू ds इंटू L. टोटल चार्ज ये होगा इसका. ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इंटू ये सिग्मा ds, तो ये आ जाएगा, और लेंथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हेयर, बिकॉज द होल चार्ज पूरी लेंथ पे चार्ज है ना, तो सिग्मा ds इंटू L, ये मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा. नाउ सिग्मा वी पुट सिग्मा नॉट कॉस फाई, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट कॉस फाई. नाउ ds, व्हाट इज दिस ds इज आर डी फाई. दिस इज माई आर डी फाई. ठीक है, दिस ds, दिस स्मॉल थिंग इज माई आर डी फाई. नाउ आर डी फाई और लेंथ हो गई मेरी L, एंड लैम्डा इज़ व्हाट माई टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ. सो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, सो दिस इज़ माई लैम्डा. सो दिस इज़ माई चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ आ गई मेरी. ठीक है, दिस इज माई चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ. नाउ आई हैव गॉट दिस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप, जो पतला सा मेरा वायर है, इस वायर की वजह से नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. सो दिस विल बी D इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. वी पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेयर, सिग्मा कॉस फाई आर डी फाई. ठीक है, सिग्मा कॉस फाई आर डी फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई
टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया, नाउ वी हैव कॉस फाई डी फाई एक टर्म हो गई मेरी। अब यहाँ पे इसके मेरे दो फील्ड बनेंगे, वी विल बी हैविंग इट इन द एक्स, विल बी हैविंग इट इन द वन विल बी हैविंग इन द माइनस एक्स डायरेक्शन एंड वन विल बी हैविंग इन द माइनस वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो विल टेक ई एक्स, देखेंगे हम माइनस, बिकॉज माइनस वाई में है माइनस एक्स में है, तो विल पुट द वैल्यू माइनस डी एक्स कॉस फाई, ठीक है। इफ़ दिस इज़ फाई सो दिस विल बी फाई, ये जो x के साथ यहाँ पे भी ये फाई बना रहा होगा, सो दिस डी ई, सो इट विल बी डी ई कॉस फाई, ये डी ई कॉस फाई होगा, और जो y वाले में होगा डी ई साइन फाई, ठीक है। हम दोनों निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे वो नहीं कर रहे कि अपोजिट ले रहे हैं तो फिर डी एक कैंसिल हो जाएगा, हम लोग दोनों का निकाल रहे हैं और पूरा 2 पाई में करेंगे, वो अपने आप इवेंचुअली वैल्यू कैंसिल होकर 0 हो जाएगी साइन फाई की, ठीक है। सो ई एक्स हो गया मेरा डी ई कॉस फाई एंड ई वाई हो गया माइनस डी ई साइन फाई। ना आई पुट द वैल्यू हेयर, डी ई की तो वैल्यू हमारे पास ये है ही, एंड वी पुट द वैल्यू कॉस फाई, तो यहाँ से इस एक्स वाली टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर को फाई को आई कैन राइट डाउन वन, कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन इट्स नॉट डायरेक्ट, सो व्हाट विल डू, विल चेंज दिस टू 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो गया, विल डू द इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 फाई बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करके विल इंटीग्रेट टू 0 to 2 पाई एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दैट इज़ द वैल्यू वी हैव गॉट इट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ सेम वे ई वाई को इंटीग्रेट करेंगे, ई वाई का मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे कॉस अल्फा ये है, साइन फाई ये है, सो विल राइट इट डाउन 2, ये बन जाएगा साइन 2 फाई डिवाइड, सॉरी साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये होएगा ना कॉस फाई साइन फाई हो जाएगा, सो साइन फाई कॉस फाई आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस ना, साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का इट इज़ डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, सो विल डू इट विद दिस। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 फाई बाई 2, इसका 2 फाई का, और ये 2 ऑलरेडी है, सो वी विल do the integral of this and we integrate it from 0 to 2 pi. After doing that we have got the value here, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू मेरी जब मैं करूँगा तो sin 2 फाई here the value will comes out to be equal to ई वाई की वैल्यू जो आएगी मेरी आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट, वी हैव गॉट द वैल्यू ई वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो यू कैन डू द कैलकुलेशन, इट इज़ एन ईजी कैलकुलेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, साइन 2 फाई को कॉस 2 फाई बाई 2 कर दो, और कॉस 2 फाई की वैल्यू पुट इट 0 एंड 2 पाई एंड इवेंचुअली विल गेट द वैल्यू ई वाई इज 0, एंड यहाँ पे आप रखेंगे कॉस 2 फाई, इसको चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे cos 2 फाई को यू जस्ट इंटीग्रेट 1/2 सेपरेटली यहाँ, और cos 2 फाई सेपरेट, cos 2 फाई बाई 2 सेपरेटली, cos 2 फाई को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू आएगी sin 2 फाई बाई 2, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू 0 से 2 पाई रखेंगे एंड यू हैव इवेंचुअली गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड ई वाई वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज देयर इज अ चार्ज डेंसिटी, सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इट्स हैविंग डिपेंड्स ऑन द पोलर एंगल थीटा। सो ठीक है, सो एक स्फीयर है, दिस माय स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रहा है, ठीक है, नॉट द वॉल्यूम, ओके। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स इसके सरफेस पे है, एंड इट इज़ नॉट, and it is not the volume charge density, it is a surface charge density. surface charge density कैसे वेरी कर रही है, it is sigma naught cos theta, हमने ऑलरेडी देखा sigma naught cos theta कैसे होती है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये धीरे धीरे ये मेरा इस वाले पोर्शन में इट विल बी पॉजिटिव, और इस वाले पोर्शन में इट विल बी नेगेटिव। और कैसे होगा, यहाँ पे हाई होगी, यहाँ से डिक्रीज़ करती जाएगी और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से नेगेटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पे इंक्रीज़ करता जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारा नेगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ से डिक्रीज़ करता यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव विल बी सेपरेटेड आउट ऑन दिस, विल बी स्प्रेडेड आउट ऑन दिस सरफेस, ठीक है, विद द एंगल थीटा। ये मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। ना मेरे को बताना है, शो दैट सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल्स ऑफ रेडियस आर हुज चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ठीक है। सो मेरे को बताना है कि अगर मेरी ये सेम चार्ज डेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, के मेरी दो मेरी बॉल्स हैं, टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल्स विद द सिग्मा, एक की सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दूसरे की माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, एक की प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और दे आर ये दोनों ओवरलैप हैं, और इसको मैंने यहाँ पे इसके सेंटर से मैंने शिफ्ट कर दिया, आई हैव डन अ स्मॉल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने बड़ा शिफ्ट दिखाया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे इट विल बी स्मॉल शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो इसके ये दोनों पहले ओवरलैप कर रहे थे दोनों सिलेंडर, अब मैंने इसको नॉट द सिलेंडर स्फीयर, इस स्फीयर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो नाउ
दिस इज़ माई प्लस एक्स, दिस इज़ माई माइनस एक्स, ठीक है। सो इसकी वजह से जो मेरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट शुड बी द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्फीयर विच इज़ दिस। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये वाला जो मेरा केस है, इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप विजुलाइज करेंगे तो इट विल बी द सेम वन ना। यहाँ पे मेरी सरफेस ज़्यादा है, तो सरफेस यहाँ पे सरफेस ज़्यादा है, तो चार्जेस विल बी हायर ऑन दिस साइड। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होंगे, बिकॉज यू सी ना, ये थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे एरिया इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी चार्जेस ज़्यादा होंगे। और ये धीरे धीरे इसकी थिकनेस कम होती जा रही है। यहाँ पे थिकनेस कम होकर जीरो हो गई, यहाँ पे मेरी चार्ज जीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव की थिकनेस बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम यहाँ पे हो रही है, फिर घटती जा रही है, जीरो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो से इट इज़ विजुलाइज करने पे यू कैन ईजिली सी कि ये जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ सेम एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। विजुलाइज करने पे दिख रहा है। अब नाउ वी आर गोइंग टू मैथमेटिकली प्रूव इट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें निकालना है, ये प्रूव करने के बाद हमें निकालना फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द गिवन स्फीयर, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द गिवन स्फीयर। तो इस वाले, अगर मेरा ये मैंने शिफ्ट कर दिया तो इसकी वजह से, सो जैसे ये मैंने शिफ्ट किया हुआ तो इसकी वजह से व्हाट विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द गिवन स्फीयर, ठीक है। किसी पॉइंट पे, सपोज आई टेक एनी पॉइंट, दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। दैट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड, ओके। सो पहले ये प्रूफ करते हैं इसको मैथमेटिकली। विजुलाइज तो हमने कर लिया कि विजुलाइज करने पे तो ये सेम ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, बट नाउ विल प्रूव इट मैथमेटिकली। सो विल टेक अ स्फीयर, ये एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है। और इसको मैंने स्मॉल, बहुत छोटा सा, माइन्यूटली रिलेटिवली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट दिया इसको इधर की साइड में। सो दूसरा स्फीयर मेरा ये हो गया, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड स्फीयर एंड दिस विल बी माई फर्स्ट स्फीयर। अब इन दोनों के बीच में, सो इफ़ यू सी, दिस विल बी द नेगेटिव चार्जेस जैसे यहाँ पे आए थे, एंड दिस विल बी द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। दिस विल बी द पॉजिटिव चार्जेस, ओके। सो नाउ विल टेक, और ये जो इनके बीच में दिस लेंथ, दिस हॉरिजॉन्टल विल बी सेम। ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल ए है, सो एट एवरी प्लेस दिस हॉरिजॉन्टल विल बी सेम, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी ए, ठीक है। एट सम एंगल हम लोग को किसी एंगल थीटा पे विल टेक दिस स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। एक स्मॉल सेगमेंट पे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो, ये सिग्मा निकालते हैं, इस पे सिग्मा निकालते हैं, एंड विल से कि दिस सिग्मा कम्स आउट टू बी विद दिस, लाइक दिस, सिग्मा नॉट कॉस फाई, ठीक है। एक पॉइंट पे हम लोग सिग्मा निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे विल टेक अ स्मॉल सेक्शन। अब ये जो स्मॉल सेक्शन होगा, विल टेक द थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन एज टी, ठीक है। इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं, दिस विल बी दिस एनलार्ज वर्जन। तो ये एक सिलेंडर बनेगा ना यहाँ पे, इट विल बी अ सिलेंडर लाइक दिस, और इसका हॉरिजॉन्टल ए होगा मेरा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है, ये सारे हॉरिजॉन्टल ए होंगे। ये हॉरिजॉन्टल ए हो गया, ये इसकी थिकनेस मेरी टी हो गई, ठीक है। अब इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी होगी मेरी? द चार्ज डेंसिटी विल बी, ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी ना, इसमें वॉल्यूम है तो इसका छोटा वॉल्यूम कितना होगा, डी वी इज इक्वल टू, सपोज दिस इज माई एरिया, स्मॉल एरिया, वी आर टेकिंग दिस डी ए, स्मॉल एरिया डी ए इंटू ये थिकनेस, ठीक है। सो स्मॉल वॉल्यूम कितना आ गया, टी इंटू डी ए, दिस इज़ माई डी ए, दिस माई स्मॉल वॉल्यूम आ गया इसका सिलेंडर का। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, टू फाइंड आउट द स्मॉल चार्ज ऑन टू इट्स, रो इंटू डी ए, स्मॉल चार्ज कितना हो गया इसका, स्मॉल डी वी, दिस माई डी वी इंटू रो, ठीक है। दिस माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इफ़ यू टेक द वॉल्यूम हेयर। नाउ दिस वॉल्यूम चार्ज विल बी, ये इतना छोटा है, इसकी थिकनेस इतनी छोटी है, वी कैन कंसिडर इट एज अ डिस्क ऑल्सो, वी कैन कंसिडर इट एज अ डिस्क ऑल्सो। ये टी की वैल्यू इतनी छोटी है बिकॉज वी हैव कंसिडर ना, बहुत ही रिलेटिव शिफ्ट इज़ वेरी स्मॉल, सो टी वी कैन कंसिडर इट कि ये सिलेंडर है, इट विल बी सीम्स लाइक अ डिस्क ऑल्सो। अब जो चार्ज होगा इस पर जितना चार्ज होगा वही सेम चार्ज इस पर होगा, ठीक है। बोथ आर हैविंग द सेम चार्ज। सो इसका चार्ज कितना होगा, अगर ये डिस्क है तो इसका चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी ए, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू। सो नाउ विल इक्वेट बोथ द चार्जेस, जो इस पे चार्ज होगा दैट विल बी द सेम चार्ज ऑन टू इट, सो विल इक्वेट बोथ द चार्जेस। इफ टी इज स्मॉल देन डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, अगर मैं इसको एज ए डिस्क कंसिडर कर लें देन डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। नाउ बोथ द चार्जेस विल इक्वेट दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो यहाँ से आ गया रो टी डी ए, ठीक है, इंटू सिग्मा डी ए, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरा आ गया रो इंटू टी इज इक्वल टू सिग्मा, रो इंटू टी इंटू सिग्मा। अब टी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे डालनी है, टी इज़ व्हाट, दिस इज माई टी, दिस इज माई ए, दिस इज माई 90, सो टी कॉस थीटा इज माई ए। यहाँ पे मैं टी की वैल्यू डाल दी मैंने, ए बाय कॉस थीटा, टी की वैल्यू डाल दी, सॉरी ये ए इज़ देयर, सो दिस इज़ माई टी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो टी की वैल्यू मैंने डाल दी ए कॉस थीटा
from here you can get it from simple geometry. This is my A, and this is my A, and this is my T. So this is my theta. So A cos theta. This is my theta. This will be the theta only. So T की value A cos theta डाल दी. Now from here you have got the value of rho as इसको मैं cos theta को नीचे ले गया, तो sigma by cos theta is my what? Rho naught. Sigma by so we have already seen this. हमारा ये क्या आ गया? रो. हमने जो क्वेश्चन था हमारे को बताना था कि ये दिस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी शुड बी लाइक दिस. ठीक है, सो वी कैन टेक इट एज ए रो नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, वी कैन टेक इट एज ए रो नॉट कॉस थीटा. रो सिग्मा इज इक्वल टू इसको मैंने सिग्मा नॉट लिख दिया कॉस थीटा. सो इस वाली टर्म में ही आ गई ना जैसी हमें चाहिए थी. सो वी हैव प्रूव्ड इट कि जब हमने रिलेटिवली पुश किया इसको सिलेंडर को साइड वाइज, तो दिस इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ लाइक दिस ओनली, लाइक दिस स्फेयर पे अगर ये मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो सिग्मा नॉट कॉस थीटा. अब सिग्मा नॉट कितना आ गया यहाँ पे मेरा? रो इंटू ए. सिग्मा नॉट रो इंटू 8. यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? सिग्मा नॉट बाई ए. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ माई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी माई सिग्मा नॉट बाई ए. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेरा क्या होता है मेरा? सो विल टेक अ जनरल केस. यहाँ पे विल टेक आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर एट एनी पॉइंट इनसाइड हेयर. सो यहाँ पे मेरे को इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. सपोज यहाँ पे निकालना, सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. सेम ऐसे इसी तरीके से होगा. दो स्फेयर हो गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव का. विल फाइंड आउट एट पॉइंट पी. सो इन दोनों को मैंने रिलेटिवली ए मूव किया, और at point P the electric field because of this will be, we have already seen कि if it's a insulating cylinder, we have already seen insulating cylinder में electric field अगर मेरे को inside point निकालना होता है that is my rho into distance जहाँ पे निकालना है divided by 3 epsilon naught. We have already seen it in our previous lecture. So यहाँ से E1 आएगा मेरा इस डायरेक्शन में, that is rho R1 divided by 3 epsilon naught. Same way इसका आएगा इस डायरेक्शन में rho R2 divided by 3 epsilon naught. Now this will be this is my negative, so negative साइन आ जाएगा माइनस रो. ठीक है, अब इस पॉइंट पे कितना आएगा? दिस इज आई विल टेक R1 माइनस R2. R1 माइनस R2 करेंगे, दिस इज R1, ये R2 है. सो R2 का साइन चेंज करेंगे, सो ये हो गया R1 माइनस R2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू A. ठीक है, R1 माइनस R2 को मैंने लिख दिया रो ए. सो इसके अंदर जो मेरा कैविटी जो बनेगी है, इसके अंदर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूँगा दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इट इज़ अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूँगा, दैट इज़ रो ए डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. रो ए डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, लाइक इन दिस डायरेक्शन रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया मेरा. अब नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ रो हेयर. रो की वैल्यू डाली मैंने. रो की वैल्यू क्या थी मेरी? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड सिग्मा नॉट बाय ए. रो की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे सिग्मा नॉट बाई ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ए से ए कैंसिल, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अगर मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से रो नॉट डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट इफ़ वी हैव अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. ठीक है, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. विल यूज़ इट इन द नेक्स्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस. ये रिजल्ट ऐसा डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम लोग. ई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज लाइक दिस. ठीक है, अगर उसका सरफेस नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ इट्स वेरीज लाइक दिस, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड विल बी रो नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ जस्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस. ठीक है, यहाँ पे हमारे को दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द बॉल of radius r with a volume charge density. It is given rho is equal to a into r, where a is a constant vector and r is a radius vector drawn from the ball. So r vector, suppose if I take this as a vector, so r vector can be this vector, r vector can be this vector, r vector can be this vector. So we can see the theta also varies, थीटा भी वेरी कर रहा है और आर इज़ ऑल्सो वेरिंग. सो यहाँ पे क्या है ना, हमने पिछले वाले केस में देखा था हमारे पास थीटा वेरी कर रहा है. यहाँ पे जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरिंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. आर की डायरेक्शन में भी वेरी कर रही है और थीटा की डायरेक्शन में भी वेरी कर रही है. तो ये दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है. तो यहाँ पे वी आर हैविंग 2 फैक्टर विच आर वेरिंग, इट इज़ आर ऑल्सो एंड थीटा ऑल्सो.
ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे रेडियस तो मेरा किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो जाएगा ना, इनसाइड में अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ये रेडियस हो गया, यहाँ पे ले लूँ ये रेडियस हो गया, सो थीटा इज ऑल्सो वेरिंग। अगर मैं ए कोई कॉन्स्टेंट वेक्टर ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो थीटा इज कंटिन्यूसली वेरिंग, थीटा तो वेरी कर रहा है, और आर इज ऑल्सो वेरिंग, आर यू कैन टेक एट एनी पॉइंट inside this, so both the factors are varying, ठीक है। so my volume charge density is my a into r cos theta, ठीक है। so r is also varying, theta is also varying, this is my volume charge density has come up from the whatever it's been given to us, ठीक है। now we'll build up on this। now we cannot take it on the surface, we'll take a small shell लेते हैं, ठीक है। उस shell पे we'll take this r को पहले constant बनाते हैं हम, एक at r we take a small shell, ठीक है। एक ds बहुत पतली सी शेल लेते हैं जो कि इट विल बी, उसकी जो थिकनेस होगी दैट विल बी dr, ठीक है। dr थिकनेस की एक शेल लेते हैं, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इट विल बी a cos थीटा, a अगर मैं r पे ले रहा हूँ ar cos थीटा, r को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया, और r को मैं बाद में इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम 0 टू ये टोटल r तक में, ठीक है। बाद में इंटीग्रेट करेंगे, अभी हम केवल इस पतले से इसकी निकाल लें इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे भी वेरी कर रही है बिकॉज यहाँ पे cos थीटा वेरी कर रहा है ना हर पॉइंट पे, आर को तो कांस्टेंट मान लिया अब, लेकिन थीटा इज़ वेरिंग एट कंटिन्यूसली एट ऑल द पॉइंट। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पतला सा एक एलिमेंटल शेल लेते हैं विथ dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे टू गेट इट फॉर द कंप्लीट स्फीयर। अब इस पतले से शेल पे भी मेरी जो ये मेरी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो मेरी पतले से शेल पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरिंग, अगर मैंने आर को भी कांस्टेंट मान लिया, स्टिल दिस इज़ वेरिंग विद थीटा। सो इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी। सो हम एक थीटा पे एक और, इसके ऊपर भी एक और एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, एक पतली सी शेल के ऊपर भी एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको कंसिडर करते हैं, सो दैट इट इज़ हैविंग स्मॉल एरिया dA, ठीक है। इसका स्मॉल एरिया इसमें dA, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस पे जो है मेरी चार्ज कितना हो गया इसके, इस पे स्मॉल एलिमेंट पे, इस पे चार्ज हो गया मेरा, वी कैन राइट द चार्ज इन 2 ways, एक वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट इट डाउन इन द सरफेस ऑल्सो, ठीक है। बोथ द चार्जेस लिखते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। अब इसके ऊपर जो मेरा एक जो रिंग है, जो शेल है मेरी, शेल के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन पे, we'll take it like it will be like a cylinder for the shell, or it will be a disk for the, if we take it in the 2D it will be a disk because बहुत पतला सा dr है ना, बहुत पतला सा। so we'll equate it, दोनों के चार्ज इक्वेट करते हैं, small dq because of volume will be this rho r हो जाएगी मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट, विल बी rho r इंटू एरिया कितना इसका dA, वी हैव कंसिडर द स्मॉल एरिया इंटू dr, ठीक है। ये इसकी विड्थ ले ली, तो ये मेरा वो हो गया ना, इसका सिलेंडर टाइप हो गया ना, सिलेंडर का इसका ये मेरा dA है, dA, और ये मेरा dr है, ठीक है। ये मेरा dr है, सो इसका एरिया कितना, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, dV हो गया मेरा dA इंटू dr, ये मेरा dV हो गया। नाउ दिस विल आई विल मल्टीप्लाई इट बाय रो इंटू r, दिस माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। सो यही हमने किया है, रो r इंटू dA इंटू dr इज इक्वल टू, अब नाउ विल टेक इट एज अ डिस्क लेते हैं, डिस्क की तरह, ठीक है। लाइक दिस dr इज़ वेरी स्मॉल, सो विल कंसिडर एज अ डिस्क। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा इंटू r इंटू dA, ठीक है। बिकॉज 2D है तो वी आर टेकिंग द ओनली द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो सिग्मा r इंटू dA। नाउ dA गॉट कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे सिग्मा r की वैल्यू आ गई, रो आर को मैंने पुट कर दिया, रो आर को आई हैव टेकन इट आउट एज दिस AR cos theta, यहाँ पे we put the value of rho r as AR cos theta into dr, this is my चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई मेरी यहाँ पे, ठीक है। और हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी वी हैव सीन इट कम्स आउट टू बी इन अ मैनर दैट वी हैव सीन इट इन आवर लास्ट क्वेश्चन के दिस वे, ठीक है। हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से वी हैव डिराइव्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी ये, यहाँ पे क्या होता था हमारा आर भी वेरी कर रहा था, थीटा भी वेरी कर रहा था, तो हमने क्या किया, एट एलिमेंटल शेल लिया, उसके ऊपर हमने वी हैव टेकन आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन टू इट, और हमने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या आ रही है, दैट इज़ लाइक सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। इस तरीके से मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो वी नो कि अगर इस तरीके का मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किसी भी पॉइंट पे अंदर कितना होता है, सिग्मा, इसकी वजह से कितना होता है मेरा, because if we have a charge distribution like this, so we have already seen if you have a charge distribution like this, then the electric field at any point inside will be sigma naught divided by 3 epsilon naught, sigma naught divided by 3 epsilon naught. So my electric field will be sigma naught
divided by 3 epsilon naught, like that will be my electric field. We'll use that. So small electric field कितना आएगा इसकी वजह से, because we are considering this small elemental shell ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल कम सिग्मा आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा आर की वैल्यू मैंने डाल दी. सिग्मा आर कम्स आउट टू इक्वल टू ए आर कॉस थीटा इंटू डी आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे मेरा जो वेरी कर रहा है दैट इज़ आर. मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा इसको 0 टू आर, तो ये मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन आर डी आर का, आर स्क्वायर बाय 2. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स is same, and we just put the value of r as 0 to r, and we have got this value. Okay, right? Okay, so I think if you put this rho r, यहाँ पे मेरा रो नॉट आना चाहिए. ठीक है, रो नॉट मीन्स ये कॉस थीटा वाला फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मेरा रो नॉट है ना, रो नॉट में दिस वैल्यू ओनली कम्स, कॉस थीटा विल नॉट कम. सो दिस कॉस थीटा फैक्टर शुड नॉट कम, सो इट विल बी दिस ओनली. ठीक है, सो इट विल बी दिस ओनली, ए आर डी आर, यही होगा बस. ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा. आई वाज थिंकिंग कि कॉस थीटा का क्या होगा. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपन विद द कॉस थीटा. ओके, राइट. सो यहाँ पे क्या था, जो पहले हमारा कॉस थीटा था, दैट कॉस थीटा पुट इट मिस्टेकिंगली, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ये रो नॉट डालनी होती है. हमने लास्ट में देखा था ना, यहाँ पे हमारा रो नॉट आता है, दिस फैक्टर ओनली, कॉस थीटा नहीं आता. सो रो नॉट इसमें कितना आएगा, दिस इज़ माई रो नॉट. सो हमने डाला ए आर डी आर, हमने डाल दिया रो नॉट डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसको हमने इंटीग्रेट किया 0 टू आर. ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे नहीं आएगा. आर डी आर को इंटीग्रेट किया आर स्क्वायर बाई 2. सो पुटिंग द वैल्यू 0 टू आर, वी हैव गॉट दिस एज अ electric field. So this is my electric field because of if we are having the ball at a center, we have to find electric field at the center because of the ball with a volume charge density varying as rho is equal to AR. ठीक है, okay, so we have used the concept that we have derived it here, so we have used that concept here to simplify our equations. Okay, now we'll move on. We'll see हमने that is what हमारा जो पार्ट रह गया था नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्यू क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट, तो हमने कवर अप कर लिया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कि इफ़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग इन स्पेस एंड हाउ माई to find and how we can find out the charge distribution. So this is again a application of Gauss law, that is what we are going to see, and we'll see it through some questions. ठीक है, we'll apply the Gauss law here and we'll understand कि how if the electric field is varying, so there must be a charge enclosed into it, so we have to find out that charge. ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा रेडियली ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, विद आर स्क्वायर, जैसे जैसे मेरा सेंटर से यहाँ से जैसे जैसे मेरा ये आर बढ़ता जा रहा है, दिस माई इफ आर इज इंक्रीजिंग, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ स्पीड ऑफ आर स्क्वायर, एट अ रेट ऑफ आर स्क्वायर से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग. सो सपोज इफ आई टेक एट एनी पॉइंट, ठीक है, अगर यहाँ से इफ़ आई इंक्रीज इट टू डी आर, ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही होंगी एंड इट इज़ कमिंग आउट हेयर. ठीक है, अगर मैं ऐसे ले लूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो एंटर कर रही होंगी, सो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ एयर, बट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, सो फ्लक्स क्या होती है मेरी, फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन. सो यहाँ पे मेरी कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स एंटर कर रही होंगी बट मेरी बाहर ज़्यादा आ रही होंगी बिकॉज ई इज़ इंक्रीजिंग. एरिया तो मेरा, अगर मैं स्मॉल एरिया ले लूँ तो स्मॉल एरिया में तो दैट area is not increasing. If I take ds, so that ds में से ds is not increasing, so e is increasing. ठीक है, e is increasing with a small variation in my रेडियल डायरेक्शन. ई इंक्रीज़ कर रहा है, ई इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से मेरा फाई नेट इंक्रीज़ करेगा. फाई नेट पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स फाई आउट जो मेरी फील्ड लाइन्स हो रही होंगी दैट विल बी इंक्रीजिंग. सो फ्लक्स जो होगा मेरा आउट जो हो रहा होगा ज़्यादा हो रहा होगा. फ्लक्स आउट ज़्यादा हो रहा है, नेट फ्लक्स मेरा ज़्यादा आ रहा है,
फ्रॉम द क्लोज सरफेस, दैट मीन्स कि मेरा अंदर कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या चार्ज कुछ होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट इन दिस केस. सो मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इस डायरेक्शन में से कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इस केस में. ठीक है. सो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी, एंड बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग रेडियली बट इट इज़ रेडियली सिमेट्रिक. ठीक है. सो मे बी यहाँ पे हर पोजिशन पे रेडियल होगा, बट इस पॉइंट पे, इस रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एंड इट विल बी रेडियली स्प्रेडिंग आउट इस पोजीशन पे. सेम वे अगर ये मेरा आर हो गया तो इस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सेम रहेगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन इसकी रेडियली रहेगी. ठीक है. बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एट ए पर्टिकुलर आर. ठीक है. बट जैसे जैसे मैं आर मेरा बढ़ता जाएगा बट माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. तो दैट इज़ वॉट इट्स सेइंग, बट इट इज़ रेडियली सिमेट्रिक बट वेरीज विद आर. अब मेरे को क्या निकालना है, नेट फाई निकालनी है. नेट फाई क्या होगा मेरा, क्यू एन क्लोज बताएगा मेरा नेट फाई. ठीक है. बिकॉज नेट फाई इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा मैं. सो दैट विल बी माई नेट फाई. सो क्यू एन क्लोज निकालते हैं. पहले हम लेते हैं कि सपोज इन द स्पेस वी टेक अ स्मॉल शेल ले लेते हैं. ठीक है. इसके अक्रॉस हम लोग नेट फ्लक्स निकालते हैं एंड देन वी विल इक्वेट इट टू द चार्ज एनक्लोज्ड. चार्ज एनक्लोज इसके क्रॉस करेंगे. चार्ज एनक्लोज कितना होगा इसका, इफ़ माई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ यू टेक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज रो एक्स इंटू इसके एरिया कितना होगा इसका, इस पे जो चार्ज होगा इसके अंदर रो एक्स इंटू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है. दैट विल बी माई स्मॉल डी क्यू इन दिस, स्मॉल डी क्यू इन दिस. सो व्हाट वी हैव डन कि हमने एक सेंटर से एट ए डिस्टेंस एक्स वी कंसिडर ए स्मॉल शेल. ठीक है. इसके अक्रॉस मैं क्यू नेट निकालता हूँ, इनसाइड कितना जा रहा है और यहाँ से आउटसाइड कितना जा रहा है, और फिर उसके बाद द डिफरेंस इन इनसाइड एंड आउट विल टेक इट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड. क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा इसके अंदर, सो क्यू एनक्लोज्ड विल बी माई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस एक्स पॉइंट पे कितना होगा इंटू इसका जो मेरा वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम फॉर दिस विल बी, सो इसके अंदर जो चार्ज कितना होगा मेरा इसके अंदर चार्ज विल बी दिस इन डी क्यू, चार्ज विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल. वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो दैट विल बी माई स्मॉल चार्ज एनक्लोज इंटू इट, रो एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स विल इक्वेट इट विद द नेट फ्लक्स. सो फ्लक्स निकालते हैं. क्यू इन कितना हो गया मेरा एट दिस पॉइंट, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी एक्स स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होता है अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियली सिमेट्रिक, सो वी कैन टेक इट आउट. और अब मेरे को इस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. इसका 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया. नाउ कितना जा रहा है मेरा फ्लक्स अंदर, कितना जा रहा है ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू सी, इसकी वैल्यू डाली मैंने सी एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर. यहाँ पे नेट आ गया मेरा 4 पाई एक्स क्यूब. ठीक है. हमें बस निकालना है कि बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. विद द बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद एक्स, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोगों को एट ए डिस्टेंस एक्स निकालना है. तो यहाँ पे भी मेरा कुछ ना कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी. सो हर पॉइंट पे मेरा, बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग, फ्लक्स इज़ वेरिंग, सो दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड अ स्मॉल शेल. इसके अंदर चार्ज निकालेंगे, that will give us कि इसके अंदर फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालेंगे, that we will equate it with Q enclosed. From there we'll get the charge distribution. अब Q out निकालते हैं. Q out कितना हो जाएगा मेरा, Q out will be यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी C इंटू ये जो चेंज इन R हुआ है R प्लस, सो x प्लस डी एक्स हो गया, x प्लस डी एक्स यहाँ से यहाँ तक में x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई. अब एरिया कितना हो गया इसका x प्लस डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. लेंथ इसकी यहाँ पे हो गई ना, एक्स ही हो गई और डी एक्स ही हो गई, सो x प्लस डी एक्स स्क्वायर. नाउ डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर इसको ओपन अप करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स करेंगे, तो ये डी एक्स स्क्वायर इतना छोटा वैल्यू हो जाएगी ये वाली. सो विल पुट इट जीरो, इट विल बी वेरी स्मॉल, विल पुट इट जीरो हेयर ऑल्सो. और यहाँ पे भी हम ये वाली टर्म डी एक्स का होल स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी, इसको ओपन करने पे उसको हम जीरो रख देंगे. तो हमारी जो फाइनल टर्म बनेगी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स. अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके ओपन अप करेंगे. यहाँ पे भी मेरी एक एक्स डी एक्स की टर्म आएगी जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वाली टर्म. सो इस वाली टर्म को भी मैं आई विल पुट इट जीरो बिकॉज डी एक्स ऑलरेडी स्मॉल है, सो डी एक्स का होल स्क्वायर विल बी फर्दर स्मॉल. इसको सॉल्व किया
वी हैव गॉट दिस रिजल्ट कि फाई आउट कितना आ रहा है 4 पाई एक्स क्यूब एक्स माइनस 16, इसको ओपन अप करेंगे तो 16 पाई सी एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, ये मेरा फाई आउट आ गया। अब मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा, फाई आउट माइनस फाई इन किया, फाई आउट कितना है मेरा, दिस माई फाई आउट दिस वैल्यू माइनस फाई इन, सो इससे ये कैंसिल हो गया मेरा ये वाली टर्म। अब मेरा ये बचा दैट विल बी इक्वल टू माई स्मॉल डी क्यू चार्ज, इसमें जो डी क्यू चार्ज स्टोर होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सो डी क्यू कितना है मेरा रो एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरा डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो, मेरी ये वाली टर्म बचेगी ना, बस ये वाली टर्म, ये तो दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म बची, इसमें डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, माई 4 पाई से ये 4 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स बचा, सो नाउ माई फाइनल वैल्यू ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन comes out to be equal to 4c x epsilon naught. So this is my volume charge density, how it is varying with x like this 4 pi c 4c x epsilon naught. So this is my volume charge distribution. Okay, so basically the idea is to find out कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, सो एक एलिमेंटल पार्ट लेके एलिमेंटल पार्ट में हमारे को नेट फ्लक्स निकालना है, कितना नेट फ्लक्स आ रहा है, एंड नेट फ्लक्स इज़ बिकॉज ऑफ द स्मॉल चार्ज दैट इज़ कंटेनिंग दैट सरफेस, ठीक है। इस सरफेस के अंदर ये जो ये वाला जो ये सरफेस यहाँ पे, ये सरफेस नहीं होगा मेरा, ये सरफेस मेरा ये वाला होगा, इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, इसी की वजह से नेट फ्लक्स आ रहा है ना, इसी की वजह से नेट फ्लक्स आ रहा है, जो इन जा रहा है और जो आउट जा रहा है, तो मेरा आउट बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से जो नेट फ्लक्स आएगा मेरा वो इसी डी क्यू की वजह से आएगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे कि इसमें भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग एज -4 आई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग लाइक -4 आई डायरेक्शन में, एंड इट इज़ इन 6y j डायरेक्शन में, z इज़ माई 0, सो z इज़ 0 मतलब इट विल बी इन xy प्लेन ओनली, xy प्लेन के अंदर है, बिकॉज z की कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, इस हाइट ऐसे नहीं आएगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इट विल बी इन xy प्लेन ओनली, इट विल नॉट बी, सो इट विल नॉट बी कमिंग हेयर, ठीक है, कोई z की वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो मेरा xy प्लेन के अंदर ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि अगेन द सेम वे वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द क्यू एनक्लोज इन द क्यूब, क्यू एनक्लोज के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग, सो व्हाट विल डू, विल विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल फाइंड आउट द फ्लक्स गोइंग थ्रू दिस क्यूब एंड विल इक्वेट इट विद क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा फ्लक्स इन कितना हो रहा होगा, सो माई फ्लक्स विल बी बिकॉज इट इज़ इन XY प्लेन, ऐसे आ रहा होगा, सो इसके थ्रू ग्रेस कर रहा होगा, इसके थ्रू ग्रेस कर रहा होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड ई, और इसके थ्रू भी ग्रेस कर रहा होगा, सो इन दोनों के थ्रू तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब एंट्री मेरी सपोज ये वाले से और ये वाले से एंटर कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाले से ये वाले से एंड ये वाले से मेरा बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एंटर मेरा इन दोनों से कर रहा होगा, इन दोनों से मेरा एंटर कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे इन दोनों से एंटर कर रहा होगा और इन दोनों से बाहर आ रहा होगा। नाउ वी विल फाइंड आउट, ठीक है, अब इससे जो एंटर कर रहा होगा दैट इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ माई y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन प्लेन, व्हाट इज़ दिस प्लेन, y इज इक्वल टू 0 प्लेन है ना मेरी, ये y इज इक्वल टू 0 प्लेन है, ठीक है, एंड दिस इज़ इसका जो डायरेक्शन है इट इज़ नथिंग बट माई माइनस जे डायरेक्शन, ठीक है, सो इसका जो एरिया वेक्टर होगा L स्क्वायर इंटू माइनस जे एट y इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू विल पुट इट हेयर, फ्लक्स निकालते हैं, इससे फ्लक्स निकालते हैं, इससे एंटर कितना फ्लक्स कर रहा है एट y इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, E डॉट ds होता है, E कितना है मेरा -4x i प्लस 6yj, और ds कितना है मेरा -L स्क्वायर इंटू -j, ठीक है, ये L स्क्वायर इंटू -j, यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, आई का तो कुछ भी नहीं है, ये मेरी आएगी, बट यहाँ पे मेरे को क्या है, ये वाली टर्म, ये वाली क्या है मेरा y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सो यहाँ से जो एंट्री फ्लक्स होगी 0 आ जाएगी, गॉट इट, ये एंट्री फ्लक्स मेरी 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे y ये वाला जो सरफेस है इसका मेरे प्लेन की क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 0 पे ही है ना, ये y इज इक्वल टू 0 है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो y इज इक्वल टू 0 तो रहेगा, तो y इज इक्वल टू 0 मैंने डाला, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 डाला, तो दिस विल गेट कैंसिल, बट अगर जब मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ इन दोनों का, तो मेरी जो फाइनल वैल्यू वो j में ही आ रही है, और 6y L स्क्वायर आ रही है, 6y L स्क्वायर ये आ रही है मेरी, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है ही, तो मेरा प्लेन के अंदर जो आएगा एंट्री जो हो रही होगी यहाँ से इट विल बी 0, ठीक है। अब नेट मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू हाउ इट इज़ कमिंग 0। अब इस वाले सरफेस पे देखते हैं,
इस वाले सरफेस पे क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली प्लेन, ठीक है, ये वाली प्लेन की जो इक्वेशन होगी दैट इज़ नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन वी आर गोइंग टू, और इसका जो मेरा एरिया वेक्टर होगा एल स्क्वायर, सरफेस एरिया वेक्टर एल स्क्वायर इंटू माइनस आई, ठीक है, एल स्क्वायर इंटू माइनस आई। अब मैं ई डॉट डी एस करेंगे, सो ई मेरा अब आई का कंपोनेंट रहेगा ना ओनली, एक वाई का तो है ही नहीं इसमें डी एस में, तो वाई विल बी गेट कैंसिल, तो आई का कितना आएगा माइनस ये आ जाएगा 4x इंटू आई, और यहाँ पे क्या है मेरी ये वाली, ये इसकी इक्वेशन कितनी है, इट इज़ नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है ही, तो यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो गया। सो इसके थ्रू भी मेरी जो फ्लक्स आ जाएगी, इसके थ्रू भी जो एंटर कर रही होगी फ्लक्स इस वाले सरफेस के, और ये वाला सरफेस के थ्रू हमने देखा, और इस वाले सरफेस के थ्रू देखा, तो इन दोनों के थ्रू फ्लक्स एंटर कितनी कर रही है, ज़ीरो। अब इन दोनों के थ्रू कितनी बाहर निकल रही है, डेट विल डिटरमाइन नेट फ्लक्स। अगर ये भी ज़ीरो होगी तो देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड, अगर कोई चार्ज इनसाइड है दैट मीन्स इसके थ्रू फ्लक्स बाहर आ रही है, अगर मेरी नेट फ्लक्स आ रही है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम चार्ज इनसाइड, सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू इक्वेट। सो नेट फ्लक्स आउट निकालते हैं, अब इसकी क्या है मेरी इक्वेशन, इट इज़ नथिंग बट माई एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कितनी है आई, और ये कितना है मेरा, दिस इज़ माई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर आई से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी एक्स इज इक्वल टू 1 डाला, तो मैंने को वैल्यू दिया 4 माइनस 4, यही हमने किया एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा इसका, ई डॉट डी एस ई कितना है माइनस फोर एक्स आई प्लस 6y जे इंटू डी एस किया मैंने, डी एस कितना है मेरा एल स्क्वायर इंटू आई, एल स्क्वायर इंटू आई, तो यहाँ से ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ये कितना आ गया -4x एल स्क्वायर, -4x एल स्क्वायर, ये माइनस रहेगा क्योंकि आई पॉजिटिव है, -4x एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर इज़ 1, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 1, बिकॉज दिस इज़ माई प्लेन, तो यहाँ पे किस पे है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, तो -4 आ गई यहाँ पे, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन -4, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। सेकंड केस में क्या किया, इस वाले सरफेस के थ्रू निकालना, इस वाले सरफेस का जो मेरा एरिया है एल स्क्वायर इंटू जे, ठीक है, ये हमने किया एल स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू जे कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा बस 6, और यहाँ पे वाई कितना है मेरा, y is my, this is my y कितनी वैल्यू है, it is 1, y is equal to 1, so we put the value y is equal to 1 here and we have got 6, ठीक है। नेट कितना आ गया, फाई नेट कितना आ गया 2, so my phi net comes out to be 2, my phi in comes out to be 0, so net phi we equated by q by epsilon naught, q की वैल्यू आ गई मेरी 2 epsilon naught, so that is what we have to find out in this question, right? Okay, so that was a application of Gauss law जो कि हमने देखनी थी कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है देन इन दैट केस बट हाउ मच इज़ माई चार्ज स्टोर्ड और व्हाट विल माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ वी कॉल अ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विल सी दिस टॉपिक, और इसके अंदर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बबल, सो बबल देयर अ बिट ऑफ surface tension concept is going to come, so we'll take a quick overview of that, we'll not go deep into it, जब हम mechanical properties of fluids पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे surface tension, but अभी हम एक brief intro ले लेंगे उसका, ठीक है। so let us begin इलेक्ट्रिक प्रेशर। सो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है ना, बेसिकली जब व्हेनेवर यू चार्ज, दिस इज़ माई कंडक्टर, जब इसको चार्ज देते हैं, सपोज यू गिव अ चार्ज टू हेयर, प्लस क्यू चार्ज दे दिया आपने, ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ये रिपेल होकर क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे चार्ज आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सरफेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जो सिग्मा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन कि अब ये सपोज इस वाले पॉइंट पे जो मेरा चार्ज होगा, सो इसको ऑब्वियसली ये जो बाकी का जितना भी चार्ज हो रहा, बाकी पे भी चार्ज होगा ना, सो दिस चार्ज विल बी रिपेलिंग दिस प्लस चार्ज। अगर मैं कोई भी चार्ज ले लूँ, इस वाले पोर्शन को ले लूँ, इस वाले पोर्शन पे बाकी चार्जेस की वजह से देर विल बी अ रिपल्शन कमिंग इन किसी भी पोर्शन पे। सो इन दिस केस वी हैव टेकन दिस पोर्शन, तो दिस पोर्शन मैंने डी एस पोर्शन ले लिया, इस डी एस पोर्शन पे देर विल बी अ रिपल्शन कमिंग इन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोर्शन पे, जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी मेरा चार्ज स्प्रेड हुआ है रेस्ट ऑफ द पोर्शन की वजह से इस पर कुछ ना कुछ मेरा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा और रिपल्शन आ रहा होगा। सो दैट रिपल्शन इज़ व्हाट वी कॉल आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स, इज व्हाट वी कॉल अ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। सो whenever the surface of the charge conductor or the metal body, if you give a charge, it will repel, it will spread on the outer surface. At the surface every charge will feel a outward repulsive force from the rest of the charge. So किसी भी इस वाले पोर्शन पे from the rest of the body एक इस पे repulsive force लग रही होगी, ठीक है। So that
that repulsive force we have to find out, which we call a electric pressure, and that is what we are going to find it out here. सो हमने क्या किया, एक स्मॉल एरिया पोर्शन ले लिया ए बी, ठीक है, और ये सी हो गया. सो ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन हो गया ए सी बी, और ये मेरा पोर्शन हो गया ए बी, ठीक है. ये टी एस मेरा हो गया ए बी, और हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विद बोथ. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एम और एन पे, और ये रेस्ट ऑफ द सर्फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एट एम एंड एन पे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी, इस पे चार्ज कितना होगा इस स्मॉल पे, बिकॉज माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, सो इट विल बी लोकलाइज सिग्मा होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इफ़ इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म कर्वेचर नहीं है इसका, सो इट विल बी एवरीवेयर, इट विल बी अ लोकलाइज वन. सो यहाँ पे इस लोकल पोजिशन पे इफ़ यू आर टेकिंग अ डी एस हेयर, सो यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज अगर मेरा सिग्मा है, सो फॉर दिस सिग्मा माई स्मॉल डी क्यू फॉर दिस विल बी सिग्मा डी एस, ठीक है, सिग्मा इंटू डी एस फॉर द, एंड दिस सिग्मा रिमेंबर इट इज़ अ लोकलाइज चार्ज. अगर ये टोटल मेरा सरफेस ऐसे होता तो यहाँ पे मेरा सिग्मा विल बी कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है. अगर मेरा सिंपल स्फेयर होता, बिकॉज स्फेयर के लिए माई सिग्मा इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट है. यहाँ पे मेरा सिग्मा इज़ वेरिंग, क्योंकि यहाँ पे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो माई सिग्मा इज़ वेरिंग. सो वी आर टेकिंग दिस फॉर दिस स्मॉल डी एस, माई लोकलाइज सिग्मा इज़ लोकलाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. सो स्मॉल चार्ज यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी एस. अब हम निकालेंगे इसकी वजह से एम और एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेस्ट ऑफ द ये वाले पोर्शन की वजह से एम और एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. एम पे कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और हमें पता है कंडक्टर के जस्ट विसिनिटी में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. वी हैव सीन इट इज सिग्मा बाय सॉरी we'll find it out. We know कि because of this if we have given a charge q onto it, so इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, we know this electric field, we know overall the electric field, net electric field at m, so we'll utilize that. So इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इस डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वजह से इस स्मॉल डी एस की वजह से एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. वी कॉल इट एज अ इवन इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम वे अब मैं रेस्ट ऑफ द पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ एट अ पोजीशन एन एंड एट अ पोजीशन एम. तो इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इट इज़ जस्ट इन द विसिनिटी ना, सो इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इट विल बी इन द क्लोज विसिनिटी बिकॉज ऑफ ए सी बी. नाउ मुझे पता है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे जो मेरा एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा which is because of E1 and E2, ठीक है, E1 plus E2 that is sigma by epsilon naught. We have already seen in our previous lecture कि just outside the vicinity of a conductor the electric field is sigma by epsilon naught. So E1 E2 दोनों ऐड करके m पे आ गया मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना होता है सरफेस कंडक्टर के, इट इज़ 0. सो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 एट n. सो यहाँ से मेरा क्या आ गया, E1 इज इक्वल टू E2. सो E1 आ गया मेरा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं किसी भी विसिनिटी स्मॉल, अगर इफ़ आई एम हैविंग दिस स्मॉल एरिया, इसके सामने अगर मैं देख रहा हूँ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड कि अगर मैं इस वाले सरफेस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस बॉडी, ठीक है. सो ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे, एंड द वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर दोनों के, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट के सामने वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आधा आएगा इसकी वजह से. अगर मेरा पूरा कंडक्टर है, अगर मैं स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर जो मेरा एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आधा आएगा ये जो स्मॉल एरिया की वजह से, और आधा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस बड़े पूरे कंडक्टर की वजह से, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डिराइव्ड हियर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ए सी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए बी पे इस पे जो आ रहा होगा दैट इज़ माई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. अब मैं रेस्ट ऑफ द बॉडी ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो ई बी पे भी उतना ही आ रहा होगा ना, बिल्कुल, बिकॉज एन इज़ जस्ट, ये जो एम है इट इज़ जस्ट ऑन द विसिनिटी, ठीक है. सो जो ए बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट विच इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ ए सी बी, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और फोर्स कितनी होती है, अगर मैं इस पर देखूँ स्मॉल फोर्स कितनी होगी डी एफ पे, इट इज़ नथिंग बट डी क्यू इंटू ई जो ए बी पे आ रहा होगा बिकॉज ऑफ ए सी बी, सो दिस वन. सो डी क्यू कितना है मेरा, डी क्यू इज़ नथिंग बट सिग्मा इंटू डी एस, दैट इज़ व्हाट सिग्मा इंटू डी एस इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अब ये डी एस में नीचे ले गया डी एफ के, सो डी एफ बाई डी एस इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस, इट इज़ माई प्रेशर,
ठीक है. dF/ds force upon area is nothing but my pressure. So pressure is equal to sigma square, this is my sigma square by 2 epsilon naught. So that is my pressure value. Okay, sigma square by 2 epsilon naught. Now we have seen कि because of the conductor, पूरे कंडक्टर की वजह से what is my electric field outside? It is nothing but sigma by epsilon naught. So यहाँ से मैंने क्या किया, we take out the value of sigma. सिग्मा की वैल्यू निकाल दी, इसको इधर ले गया, एंड आई हैव गॉट सिग्मा इज इक्वल टू ई एम एप्सिलॉन नॉट, एंड वी पुट द वैल्यू ई एम एप्सिलॉन नॉट हेयर. वी हैव गॉट प्रेशर एस इन दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. इस यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट स्क्वायर. ठीक है, ई नेट एट पॉइंट बी. इस पॉइंट पे दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द होल कंडक्टर electric field at point B is my sigma by, and the sigma is my 1/2 epsilon naught E net इस पॉइंट पे. ठीक है, सो बोथ द वे यू कैन एक्सप्रेस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 epsilon naught and 1/2 epsilon naught E naught स्क्वायर. सो इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन है. इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द लोकलाइज चार्ज डेंसिटी. अगर आपको दे रखी है तो उसके बेसिस पे निकालनी है. अगर आपको E net दे रखा है जस्ट पूरे कंडक्टर की वजह से बाहर जो दे रखा है, इफ़ यू हैव बीन गिवन E net जस्ट आउटसाइड, यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. सो दैट इज़ व्हाट माई इलेक्ट्रिक प्रेशर. Now we'll further getting understanding of our concept with some problems. अभी एक concept और है कि यहाँ पे what is my if I'm having the conductor in a electric field, so what will be the pressure onto that conductor. So suppose if this is my conductor, it is having some positive charge distribution. अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस माई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग, सो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन टू दिस कंडक्टर. ठीक है, सो अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग. तो हम लोग एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ माई डी एस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो वी ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 डायरेक्शन, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ई पैरेलल वाला क्या होगा ना, वो स्ट्रेच करेगा इस सर्फेस को. ठीक है, ई पैरेलल विल बी स्ट्रेचिंग दिस सर्फेस. ई परपेंडिकुलर इज गोइंग टू गिव मी द प्रेशर. ठीक है, इस पे जो आउटवर्ड प्रेशर लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स बिकॉज ऑफ ई परपेंडिकुलर. एंड वो कितना होगा, ई कॉस थीटा इज़ माई ई परपेंडिकुलर. सो नाउ इस पे जो फोर्स लग रही होगी, इट इज़ नथिंग बट माई डी क्यू. इस पे जो डी क्यू होगा इनटू माई ई परपेंडिकुलर. ई परपेंडिकुलर इज़ माई ई परपेंडिकुलर इज़ माई ई कॉस थीटा. जो इस पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ई परपेंडिकुलर इज़ माई ई कॉस थीटा इनटू सिग्मा डी एस. डी एस को मैं नीचे ले गया, एंड आई हैव प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इस पोजीशन पे जो भी मेरी सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी और इस पोजीशन पे मेरा परपेंडिकुलर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल गिव मी माय प्रेशर एट दिस पॉइंट. सो इस पॉइंट पे जो भी मेरी सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी इनटू इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल गिव मी द सिग्मा इनटू ई परपेंडिकुलर विल गिव मी द प्रेशर एट दिस पॉइंट. सो दिस इज अ formula if you have to find out the pressure at each and every point if we place in electric field. ठीक है, अगर यहाँ पे निकालना है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट इज सिग्मा इनटू जो इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज गोइंग टू कम अप हियर, सिग्मा इनटू ई परपेंडिकुलर, राइट. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर. दिस इज डी एफ बाई डी एस इज नथिंग बट आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर. ठीक है, आप इस पे बेसिस पे कुछ एक एप्लीकेशन देखते हैं. एक ही एप्लीकेशन देखेंगे एंड वन मोर एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू सी एंड देन विल रैप अप. यहाँ पे एप्लीकेशन है मेरी कि पहले मेरी एक शेल है, द फुल शेल इज़ देयर एंड वी हैव गिवन अ चार्ज क्यू इनटू इट. इट्स गॉट स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ हमने क्या किया कि इसके सेंटर पे माइनस क्यू नॉट रख दिया. ठीक है, जब मैंने इस पर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज दिया तो इस पर हर एक पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा. सो ये हाफ जो होगा, ये हाफ पे, ये हाफ जो है ये प्रेशर लगा रहा होगा इस हाफ पे, इस ये वाले हाफ पे प्रेशर लगा रहा होगा. इस पर हमने ऑलरेडी देखा ये प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यस, सो अगर मैं ये वाला हाफ देखूँ, इस वाले हाफ पे प्रेशर लग रहा होगा हर पॉइंट पे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सेम वे ये वाला हाफ जो होगा, इस वाले हाफ पे प्रेशर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में. सो because it will be sigma square by 2 epsilon naught. So that is what we are going to use it here, this concept. plus यहाँ पे अब हमारे को क्या दे रखा है ना कि स्फीयर तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये एक स्ट्रेच सिचुएशन में है. ठीक है, प्रेशराइज सिचुएशन में है. नाउ हमने क्या किया कि इसको कट कर दिया. ठीक है, बीच से अब कट करेंगे तो ये इस पर इधर प्रेशर लगा रहा होगा, ये इस पर इधर प्रेशर लगा रहा होगा, ये इस पर इधर लगा रहा होगा. सो ऐसे एक प्रेशर बन रहा होगा जिसकी वजह से ये दोनों दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव अपार्ट. बट क्या है, मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज रख दिया सेंटर में. अब माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और एक प्रेशर की वजह से ये रिपेल कर रहे होंगे, ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे. नाउ जो मेरा अट्रैक्शन होगा व्हेन इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस रिपल्शन, देन ओनली आई कैन से दिस इज they will be in a equilibrium condition. So that is what we have to find out. Okay, what will be the value of my q naught? Okay, if I am given a charge plus q to this sphere, to this hemispherical shells, what will be my value of q naught? That is what we have to find out. So you cut the shell along the xy and you put a charge minus q at the center. Because of mutual repulsion, they will tend to move away, but attraction because of minus q, there will be a electrostatic equilibrium. We have to find out that. So outward pressure on the shell कितना हो जाएगा? So my sigma will be constant, sigma because it's a uniform sphere है, ठीक है. So sigma will be constant. Sigma is nothing but my q जो मेरा चार्ज दिया है डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. अगर द रेडियस आर है तो दिस विल बी माई सिग्मा, ठीक है. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू कि ये वाला पोर्शन इस पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. यहाँ पे सिग्मा कितना है मेरा, q डिवाइडेड बाय, हमने देखा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट. इसका जो मेरा सरफेस है दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो q डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर. इसको मैंने ओपन अप किया 1 q स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r4, ठीक है. ये वैल्यू आ गई. अब इन्वर्ट प्रेशर कितना लग रहा होगा, इन्वर्ट प्रेशर इस पे जो इन्वर्ट प्रेशर लग रहा होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना आ रहा होगा, q इंटू ई, ठीक है. और ये जो ई होगा यहाँ पे, सो इन्वर्ट प्रेशर हमने ऑलरेडी निकाला है इस वाले केस में. व्हाट इज़ माई, अगर कोई फोर्स है मेरी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बिकॉज ऑफ ये जो होगा माइनस क्यू, पहले तो इस पर बिकॉज ऑफ दैट इट विल क्रिएटिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है. इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा. अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो देयर विल बी अ इन्वर्ट प्रेशर होगा किसी कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो देयर इज़ प्रेशर ऑन टू इट, और वो प्रेशर क्या होता है, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर. सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर इज माई प्रेशर. सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू देयर विल बी अ सिग्मा इन्वर्ट प्रेशर. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो E will always be perpendicular on the surface because it will be radial field. So E will always be perpendicular. So E will always be perpendicular. What will the value of my electric field? 1 divided by 4 pi epsilon naught q naught divided by r square. So this is my electric field, E perpendicular. E perpendicular into sigma. Sigma क्या है मेरा? Sigma will be same, q divided by 4 pi r square. Now with this I've got the pressure there, q into q naught 16 pi square एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अभी जो मेरा ये वाला प्रेशर है दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस प्रेशर, ठीक है. P2 शुड बी ग्रेटर देन P1. डूइंग दिस मेरा दिस q नॉट विल बी कैंसिल विद दिस 16 पाई स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल, दिस कंप्लीट. सो मेरा जो फाइनल टर्म आएगी q नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q बाई 2, देन ओनली द स्टेटस विल बी इन इक्विलिब्रियम. अदरवाइज द the spheres will be mutually set apart, ठीक है. अगर मेरी q नॉट की वैल्यू विल बी लेसर देन q by 2 है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू q by 2. मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शुड बी q by 2, राइट. सो दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ आर इलेक्ट्रिक प्रेशर. एक और क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर. सो यहाँ पे दे रखा है मेरा एक सोप बबल ऑफ रेडियस r इज़ गिवन अ चार्ज q, ठीक है. सो सोप बबल जो होता है ना उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर डिफरेंस होता है. एक अंदर की साइड से इस पर प्रेशर लग रहा होता है और एक इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P नॉट, ठीक है. ये दोनों प्रेशर डिफरेंस जो होता है इसका, दैट प्रेशर डिफरेंस अंदर की साइड जो मेरा एटमॉस्फेयर जो प्रेशर बन रहा होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सॉरी नॉट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सो जो एक्चुअली ये जो इनवर्ट प्रेशर हो गया ये मेरा आउटवर्ड प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. जो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस होता है PI माइनस PO, दैट इज़ माई 4T बाई R. दिस T इज़ माई सरफेस टेंशन. सो हाउ वी गॉट इट कि सपोज दिस इज़ माई बबल, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया हाफ में ना. सो ये मेरी सरफेस, ये मेरी हो गई सरफेस टेंशन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे जो मेरे बबल होगा उसका एक अंदर वाला सरफेस होगा, उस पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, और एक बाहर वाला सरफेस होगा उस पर टेंशन ऐसे लग रही होगी. सो ओवरऑल फोर्स कितनी होगी मेरी, जो हमारी जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होती है दैट इज़ फोर्स इंटू दिस लेंथ, टोटल लेंथ, ये वाली जो लेंथ होगी दिस लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ. सो फोर्स कितनी है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ. सो टेंशन कितनी है इस पर T इंटू लेंथ कितनी है 2 पाई R. और यहाँ पे कितने मेरे सर्फेसेज हैं, एक ये सर्फेस है बाहर वाला और एक ये अंदर, सो इंटू 2. सो टोटल कितना आ गया मेरा, दिस टोटल वैल्यू इज़ 4 पाई R T, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल टू द
प्रेशर डिफरेंस कितना है मेरा, अंदर जो प्रेशर होगा प्लस जो मेरा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इनसाइड आउटसाइड प्लस इसका जो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना, बिकॉज ऑफ इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर एंड द सरफेस टेंशन, सो अब उसको इक्वेट करेंगे हम लोग. सो नेट प्रेशर जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ डेल्टा पी इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पे जो मेरा प्रेशर लग रहा है दैट इज़, जो इस पर प्रेशर लग रहा होगा दैट इज़ इसका जो एरिया, जो इस पर प्रेशर लग रहा होगा इस वाली वॉल्स पे, दैट इज़ नथिंग बट ये वाला एरिया होगा मेरा, ये वाला दिस वन एरिया. सो पाई आर स्क्वायर into delta p. So this pressure will be equal to this pressure. So here sigma is my T only. So this pressure is equal to, so this force is equal to this force. दोनों फोर्स को हमने इक्वेट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. सो सरफेस टेंशन की वजह से जो मेरी फोर्स आ रही है वी आर इक्वेटिंग विद द प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रही है. जब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, सो आई गॉट द वैल्यू एज दिस. सो P inside, so this is my P inside, this is my P outside, that is my atmospheric pressure. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है that comes out to be equal to 4T by R. ठीक है, रेडियस ऑफ द soap bubble, T is my surface tension. ठीक है, so that is my excess pressure. We can use this. So I've just given you a brief idea of it, not given you in detail. So that we'll do it when we are going to study the फ्लूइड्स वगैरह वाला, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए जस्ट हैव टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, जो प्रेशर डिफरेंस होता है अंदर और बाहर का दैट इज़ इक्वल टू 4T by R. अब हम बिल्डअप करते हैं अपने क्वेश्चन को. अ सोप बबल ऑफ द रेडियस R इज़ गिवन अ चार्ज Q यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस. ठीक है, अब चार्ज Q दे दिया इसको सोप बबल को, बिकॉज ऑफ वंस यू गिव द चार्ज टू द तो चार्ज की वजह से भी वी हैव सीन कि वेन एवर यू गिव द चार्ज देयर इज़ अ प्रेशर बिल्ट अप देयर. सो सपोज इसको मैंने चार्ज दिया तो जिसकी वजह से इस पर भी एक प्रेशर, हर जगह हर पॉइंट पे एक प्रेशर बिल्टअप होगा. वो प्रेशर कितना होता है दिस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इसकी वजह से भी प्रेशर बिल्टअप होगा. सो नाउ वी आर हैविंग वन मोर प्रेशर बिकॉज ऑफ द चार्ज गिवन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द सोप बबल स्लाइडली इंक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच यू हैव गिवन, जिसकी वजह से एक इनवर्ट प्रेशर और बन रहा होगा, जिसकी वजह से इसका सोप बबल का एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सोप बबल slightly increases. ठीक है, if the surface tension of the soap solution is T, find the increase in the radius of the bubble due to supply of the charge. So we have to find out कि हमने देखा चार्ज दिया, चार्ज की वजह से एक प्रेशर और बन रहा होगा बिकॉज द चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड आउटसाइड, सो जिसकी वजह से एक और प्रेशर बन रहा होगा इस पर. तो दैट प्रेशर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. सो दैट प्रेशर प्लस दिस प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज माई रेडियस. वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रेडियस. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना रेडियस बढ़ेगा बिकॉज इफ़ वी हैव गिवन अ चार्ज Q. ठीक है, सो नाउ बबल एक्स्ट्रा चार्ज दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रेशर आ गया. प्रेशर कितना आया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑलरेडी एक इनसाइड प्रेशर है, एक आउटसाइड प्रेशर है, एक और प्रेशर आ गया मेरा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर PE विच इज़ माई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. now this bubble needs to be in equilibrium. अब जैसे प्रेशर बढ़ा, pressure is increases, so there is a change in the volume also. So we'll see कि we'll put this equilibrium equation now. If this is increased, now we'll apply the equilibrium position के inside force and outside force को equate करते हैं. अब अब मेरा जो नेट यहाँ पे हमने निकाला था, एक्सेस प्रेशर कितना होता है, P inside माइनस P आउटसाइड इज़ माई 4T by R. ये मेरा एक्सेस प्रेशर था. अब यहाँ पे एक्सेस प्रेशर एक और ऐड हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो मेरा P inside कितना हो गया, P inside प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस P नॉट इज इक्वल टू 4T by R. ठीक है, नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर हेयर. सिग्मा स्क्वायर इज़ नथिंग बट माई सोप बबल है ना ये, तो इसका सिग्मा हो गया मेरा Q डिवाइडेड बाय चार्ज मैंने Q दिया 4 पाई R स्क्वायर. ठीक है, आई पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, PI माइनस P नॉट आ गया मेरा 4T बाई R माइनस Q स्क्वायर बाय दिस वैल्यू आ गई. ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया. सिग्मा स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया Q डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने सिग्मा की वैल्यू डाल दी. सिग्मा इज़ दिस, इसका स्क्वायर किया एंड यू हैव फाइनली गॉट दिस वैल्यू. सो अब मेरा जो प्रेशर, पहले जो मेरा प्रेशर था P1 माइनस P2 इज़ माई दिस. नाउ यहाँ पे पता लग रहा है मेरा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है. एक्चुअली प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग, सो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, दैट्स वाई माई रेडियस इज़ इंक्रीजिंग.
my actually pressure is decreasing. So here we have seen earlier pressure was 40 by R, now the pressure got decreased this much, q square by this is my decrement is pressure, so dp is my this, ठीक है, this is my decrease in pressure, q square by 32 pi square epsilon naught r4, this is my decrease in pressure. So we put this thing, this, so my pressure is decreasing, volume is increasing if my temperature is constant. So this is my Boyle's law. Again we have not studied it, we'll have to do it in heat and thermodynamics वाले चैप्टर में करना है. बट एनीवेज ये इंट्यूशन भी हो जाती है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम इज़ गोइंग टू इंक्रीज, वॉल्यूम इज़ गोइंग टू डिक्रीज. अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, सो इफ़ यू टेक द बलून को इफ़ यू आर कीप ऑन applying the pressure, if you keep on applying the air inside, if you keep on filling the air inside the bubble, the volume is going to get increased. So pressure, ठीक है, so pressure is decreasing, the volume is increasing. So that way also you can see. So our second way is to see is कि suppose ये एक सिलेंडर है and if you are having the gas inside it, ठीक है, अगर इसका प्रेशर बढ़ रहा है, if the pressure is increasing so actually PV is equal to constant, PV is equal to K. So this is my Boyle's law. If the temperature is constant, pressure increase करेगा, so my volume is going to get decrease. So if you take this case, ठीक है, so now if I'm going to increase the pressure यहाँ से पड़ रहा है, so ये जो वाले एरिया का volume is going to get decrease, because if I'm increasing the pressure, force लगेगा जिसकी वजह से piston इधर मूव करेगा, इधर मूव करके यहाँ पे आया. So now new area is this, new volume is this only. So my volume is decreasing if I am increasing the pressure. So basically this is my law. PV is equal to constant. Now volume is my 4/3 pi r square, pi r cube. Pressure is this and this is my constant. इसको भी मैं इधर ले गया. So my equation is P into r cube is equal to constant. Now I differentiated both the sides, so it will be dp r cube plus इसको differentiate किया 3r square p dr, ठीक है. Now I calculate the value, dp by p निकाली is equal to, इसको मैं rearrange किया, ये value हो गया dp by p is equal to -3 dr by r, because I have to find out the relationship between charge given and the increase in the radius. तो increase in the radius is dr, we have to find out. charge हमारा dp से आ जाएगा, हमारा ऑलरेडी यहाँ से हमने q निकाल रखा है, dp निकाल रखा है in terms of q. So what we will do, here हमने dr निकाल दिया, we take it here r/3 minus dp by p. dp की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे डाली, दिस वैल्यू वी पुट इट हेयर, और p की जगह हमने डाल दिया, वी पुट इट p की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के डाल दी, p इनिशियल. तो दिस माई इनिशियल प्रेशर, ये वाला जो आएगा. सो इनिशियल प्रेशर इज दिस वन, ठीक है. सो इट गॉट इंक्रीज्ड आफ्टर पुटिंग द चार्ज. सो इनिशियल प्रेशर वी हैव पुट p, ये फ्रॉम हेयर हमने देखा ना, pi माइनस p एटमॉस्फेयर इज़ माई 40 by r. सो यहाँ से pi मेरा, इसको इधर ले जाओ, सो इट इज़ p एटमॉस्फेयर प्लस 40 by r. So this value I put it here, p atmosphere plus 40 by r. So my radius, how my radius got increase in radius is, dr is nothing, how my radius is going to increase with the charge, q square divided by 96 pi square epsilon naught r cube. यहाँ पे p की जगह आ जाएगा p atmosphere plus 40 by r, ये सरफेस टेंशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है. सो मेरे को सरफेस टेंशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, रेडियस, इनिशियल रेडियस इज माई आर, एंड क्यू मैंने चार्ज जो दिया है, विद दैट वी कैन कैलकुलेट कि आर डी आर कितना इंक्रीज हुआ होगा विद माई चार्ज गिवन, राइट. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू. ओके, सो So I think that's all for today. We'll wrap it up. We'll see what we have done for today. और उसके बाद we'll just take a quick review. हमने क्या क्या देखा. We have seen the electric field due to non-uniform charge distribution, जिसमें हमने we have caught up this charge distribution on a cylinder, and then we have seen an interesting case here कि if you displace two spherical balls with a surface charge distribution plus q and minus plus sigma and minus sigma, and you will got a interesting result of electric field inside that we have calculated. और इसका हमने देखा, we have seen in the figure also कि how the charge distribution, it is almost like this charge distribution, ठीक है.
Then in this case we have calculated, we have been given the volume charge density, which is varying with r and which is varying with theta also, with this equation. So from there we have calculated, okay, what will be the my electric field at the center. So that is what we have done here. In this we have seen that this one pending application of Gauss law was there if the electric field is varying. So how my charge distribution is there. So here we are finding the net flux, and this net flux is coming because there will be a charge enclosed inside. So that is what we have applied in this question. This question also the same way, electric field is varying and we have find out the charge enclosed inside. Okay, this question we have not seen. Yes, this question we have not seen यार. सो ये भी एक क्वेश्चन था सेम वे, जिस तरीके से हमने ये किया था, सेम वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इफ विद द रेडियस आर. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग लाइक दिस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रिक चार्ज distribution on the sphere with radius r. ठीक है, so same way we have to do कि we'll take electric field is varying, so charge sphere के ऊपर we take a small ds into n, ये इसका डायरेक्शन हो गया, and we do a dot product with this. इसकी वैल्यू n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई, ये मेरा पॉइंट हो गया स्मॉल ds का जो पॉइंट हो गया x by z. सो x बाई ये x फैक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉड ले लिया, ओवरऑल मॉड यहाँ से यहाँ तक का x फैक्टर डिवाइड बाय मॉड इज i plus y divided by r j plus z divided by r k. So that is my unit vector. ठीक है, that is my unit vector of this small area. ठीक है, now I've got the unit vector. Small flux निकालते हैं across this surface. तो flux will be e dot ds into e dot ds into unit vector. ds इसका यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z वाली टर्म्स तो है नहीं तो कैंसिल हो जाएगी, तो मेरी e के साथ जो टर्म आएगी दिस विल बी माई टर्म ओनली ए दिस x ये है तो ए एक्स स्क्वायर बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम वे ये आ जाएगी इंटू टी एस. यहाँ से इफ़ यू टेक आउट ए बाई आर कॉमन, तो यहाँ पे दिस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल. सो माई फाइनल जो फ्लक्स आएगी दैट इज़ ए बाई आर इंटू डी एस. हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लक्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड पे इंडिपेंडेंट है, तो फ्लक्स की वैल्यू इट इज़ जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस, दिस रेडियस आर पे डिपेंडेंट है. द एक्स की वैल्यू इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द रेडियस आर एयर. नाउ व्हाट विल डू, दिस स्मॉल डी फाई आया एंड वी आर हैविंग दस डी एस को इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ फाई. डी एस कितना है, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, दिस माई स्फेयर दे रखा है रेडियस आर, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट ओवर द क्लोज सरफेस, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से आर कैंसिल, फ्लक्स मेरा आ गया 4 ए इंटू 4 पाई आर. आई पुट दिस वैल्यू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसके अंदर जो मेरा चार्ज एनक्लोज होगा सरफेस के अंदर, चार्ज एनक्लोज कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू. इफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज this is my charge enclosed 4 pi epsilon naught a into r. Okay, so this will my charge enclosed into it. So same logic we have applied, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, same logic we have applied. We have find out the flux. No, sorry. So this is not the same logic. It's a different question. It's not the same logic. इसमें हमने same logic लगाया था, phi out and phi in निकाला था, और देन वी हैव कैलकुलेटेड द क्यू इनसाइड. इसके अंदर हमने हमारे को बस वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज विद इन द स्फेयर के अंदर कितना चार्ज स्टोर है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. इफ़ इट्स अ रेडियस, ये आर रेडियस का अगर मेरा स्फेयर है, सो इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है इफ़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग लाइक दिस, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है, सो अगेन सेम वे हमने फ्लक्स का गॉस लॉ का एप्लीकेशन किया है इसमें भी, विद दैट ओनली वी हैव फाइंड इट आउट. दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ. वी हैव सीन, हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा इलेक्ट्रिक प्रेशर का. इलेक्ट्रिक प्रेशर में हमने वी हैव फाइंड आउट के वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ प्रेशर कि व्हेन एवर वी गिव अ चार्ज टू अ कंडक्टर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इट विल स्प्रेड ओवर ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से देयर इज़ अ आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स बनती है दैट वी कॉल अ प्रेशर, और उसकी वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा and with the electric field, and we have got another equation of the pressure as 1/2 epsilon naught E net.
Same way electric pressure निकाला because of some external field and the charge surface. This is what we got, sigma into E perpendicular. And then we have applied both the pressure that we have derived, sigma into E epsilon naught, and this in our two एप्लीकेशन. वन इज़ हेमिस्फेयर. अगर मैं इसको काट दूँ तो इसके अंदर म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से दूर भागेंगे, बट एक मैंने चार्ज माइनस क्यू रख दिया. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस क्यू कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे. सेम वे वी हैव सीन इट हेयर कि इफ़ देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, if we give a charge to a soap bubble, जिसकी वजह से the pressure inside will going to get increase, जिसकी वजह से the volume is going to increase. ठीक है. So that is what we have seen in this question, right? So that's all for today. We'll meet up in the next lecture. So till then, goodbye. We'll meet up in the next lecture. So all right. Thank you.